हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु है। आज हम लोग साउथ अफ्रीका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल पर नरसंहार के आरोपों के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से करंट अफेयर्स समसामयिकी के मुद्दों पर चर्चा होती है। अभी हाल में ही साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक्यूजेशंस लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ जीनोसाइड के एक्ट्स कर रहा है। जीनोसाइड का अर्थ होता है नरसंहार। हम लोग विस्तार से जानेंगे कि जीनोसाइड क्या है, जीनोसाइड कन्वेंशन क्या कहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है और संयुक्त राष्ट्र की जो संरचना है उसमें आईसीजे का क्या स्थान है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ को भी समझेंगे। तो साउथ अफ्रीका के द्वारा इजराइल पर यह आरोप लगाया गया है कि वह अभी ऑनगोइंग जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उस दौरान फिलिस्तीनियों के ऊपर नरसंहार के कृत्य इजराइल के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा साउथ अफ्रीका का आरोप है। साउथ अफ्रीका के लॉयर्स ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के विषय में कहा है कि वहाँ पर दशकों से चली आ रही ऑपरेशन, यानी कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनियों का उत्पीड़न किया जा रहा है जो दशकों से चल रहा है, और ये वर्तमान की जो इजराइल और हमास के बीच के जो सैन्य संघर्ष है, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है, यह उसी कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। साउथ अफ्रीका ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इजराइल के जो कंडक्ट हैं और उसके जो इंटेंशन हैं वो जेनोसाइडल हैं। वह नरसंहार के इंटेंट से गाजा पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका ने यह भी कहा है कि इजराइल के जो एक्शंस हैं वह फिलिस्तीनियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को वायलेट करते हैं, उनके अपने राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो इन परिप्रेक्ष्य में साउथ अफ्रीका ने इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कटघरे में खड़ा किया है और अपने रिस्पॉन्स में जो इजराइल का कहना है, इजराइल ने अपने डिफेंस में कहा है, उसने एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम भेजी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका के द्वारा लगाए गए इन आरोपों के बचाव के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम भेजी है। और साथ ही साथ इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के विरुद्ध जो सैन्य कार्रवाई है उसे जारी रखने और हमास के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने के लिए और ज़्यादा कमिटमेंट शो किया है। तो अपने रिस्पॉन्स में इजराइल ने कहा है कि वह हमास के विरुद्ध जो अपनी सैन्य कार्रवाई है उसे जारी रखेगा। और साथ ही साथ इजराइल ने अपने रिस्पॉन्स में साउथ अफ्रीका के दोहरे मानदंड को हाईलाइट किया है। इजराइल ने कहा है कि साउथ अफ्रीका इस मामले में हमास के द्वारा किए गए कृत्यों को नहीं देख रहा है, वह केवल इजराइल के आर्म्ड एक्शंस को देख रहा है। तो इसे इजराइल के प्रधानमंत्री ने हाइपोक्रिटिकल एक्शन कहा है और साउथ अफ्रीका की हाइपोक्रेसी को हाईलाइट करने का प्रयास किया है। तो ये स्टैंड इजराइल का है। इजराइल ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि वह स्वयं ही नरसंहार का विक्टिम है और जीनोसाइड का वह अपने आप में ही एक पीड़ित देश है। इजराइल का कहना है कि साउथ अफ्रीका उसके ऊपर जो आरोप लगा रहा है वैसे क्राइम्स का इजराइल खुद ही एक पीड़ित देश है। तो एक तरीके से साउथ अफ्रीका के स्टैंड को और उसके एक्यूजेशंस को इजराइल ने उसको वेहेमेंटली क्रिटिसाइज किया है और रिजेक्ट किया है। और साथ ही साथ उसने साउथ अफ्रीका के एक्यूजेशंस को हाइपोक्रिटिकल कहा है। अब चूंकि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया है, तो अब इसमें जो संभावनाएं आगे की होती हैं वो यह है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इस चीज़ को निर्धारित करेगा कि इस मामले में उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिस्डिक्शन इस मामले में है या नहीं, सबसे पहले वह इस चीज़ को निर्धारित करेगा। दूसरी चीज़, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये देखेगा कि 1948 के यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन को वायलेट करने वाले एक्ट्स हुए हैं या नहीं। तो वेदर द एलिज्ड एक्ट्स फॉल अंडर द 1948 कन्वेंशन, जो आरोप साउथ अफ्रीका के द्वारा लगाए गए हैं इजराइल पर, क्या वैसे आरोप 1948 के यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन के वायलेशंस करता है या नहीं। उसके बाद जाकर फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस चीज़ के ऊपर फैसला करेगा या कंसीडर करेगा कि क्या इजराइल नरसंहार कर रहा है। तो इस विषय पर फैसला करने में कि क्या इजराइल
नरसंहार कर रहा है इस ऑनगोइंग आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में, उसके एक्ट्स जेनोसाइडल हैं, उसके इंटेंट जेनोसाइडल हैं, यह डिसीजन करने में उसे सालों लग सकते हैं। परंतु जो शुरुआती कंसिडरेशन है वह जुरिस्डिक्शन को लेकर होगा और 1948 यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन की एप्लीकेबिलिटी को लेकर होगा। अब हम यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 पर चर्चा करते हैं। यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन नरसंहार अभिसमय 1948 यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार के संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया पहला ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है, पहला मानवाधिकार संधि है। देखिए ये सभी पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पहली बार किसी ह्यूमन राइट्स ट्रीटी को जो अडॉप्ट किया था वह यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन थी और 9 दिसंबर 1948 को 9 दिसंबर 1948 को यह यूएन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इस कन्वेंशन के अंतर्गत जीनोसाइड को यानी कि नरसंहार को परिभाषित किया गया है। यह नरसंहार को किसी एक ऐसे एक्ट के रूप में परिभाषित करता है, किसी एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करता है जिसे कि किसी भी नेशनल, एथनिक, रेशियल या रिलीजियस कम्युनिटी को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डिस्ट्रॉय करने की मंशा से किया गया हो। कोई भी ऐसा कृत्य जो किसी भी एक राष्ट्रीय, नस्ली, निर्जातीय या धार्मिक समुदाय को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डिस्ट्रॉय करने के इंटेंशन से किया गया हो, तो वैसा एक्ट यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन में नरसंहार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 में। अच्छा, ये जो यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन है यह स्टेट पार्टीज पर ऑब्लिगेशंस पुट करता है। इसके आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 5 में कई ऐसे ऑब्लिगेशंस, दायित्व स्टेट पार्टीज पर डाले गए हैं जो कि उन्हें कंप्लाई करना है। इस जीनोसाइड कन्वेंशन के 153 स्टेट पार्टीज हैं। अप्रैल 2022 तक इसके, अप्रैल 2022 तक इसके 153 स्टेट पार्टीज हैं और इसमें लेटेस्ट जाम्बिया है जिसने कि स्टेट पार्टी के रूप में इसे साइन किया है। तो यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत जो ऑब्लिगेशंस आते हैं हम उसकी बात करें। सबसे पहले तो कि यह स्टेट पार्टीज पर नरसंहार न करने का ऑब्लिगेशन पुट करता है, वह इसके आर्टिकल 1 में मेंशन है, नॉट टू कमिट जेनोसाइड। जो स्टेट पार्टीज हैं वह नरसंहार के कृत्य नहीं करेंगे। उसके बाद आर्टिकल 1 में ही यह स्टेट पार्टीज पर जीनोसाइड को प्रिवेंट करने का भी ऑब्लिगेशन डालता है। सो अंडर आर्टिकल 1 इट ऑब्लिगेट्स द स्टेट पार्टीज टू प्रिवेंट जेनोसाइड और आर्टिकल 1 में ही यह स्टेट पार्टीज को जीनोसाइडल एक्ट्स को पनिश करने के लिए ऑब्लिगेट करता है। यानी कि आप देखें आर्टिकल 1 में यह जो कहता है नॉट टू कमिट जेनोसाइड और आर्टिकल 1 में ही यह प्रिवेंट जेनोसाइड की बात करता है, तो यह एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात कर रहा है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन मतलब अपनी टेरिटरी से बाहर भी कहीं पर यदि नरसंहार के कृत्य होते हैं तो उन्हें भी प्रिवेंट करना आर्टिकल 1 ऑफ यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन के अंतर्गत स्टेट पार्टीज पर एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अब देखिए ये फर्दर आर्टिकल 1 में स्टेट पार्टीज को ऑब्लिगेट करता है कि यह जीनोसाइड के किए गए एक्ट्स को पनिश करे। यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर हो या कोई पब्लिक ऑफिशियल हो या प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा नरसंहार के कृत्य किए जाते हैं तो वैसे एक्ट्स को पनिश करने के लिए भी स्टेट पार्टीज को ऑब्लिगेट करता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 5 में यह स्टेट पार्टीज को यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन को इफेक्ट देने के लिए, प्रभाव में लाने के लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन यानी कि आवश्यक कानून बनाने की भी बात करता है। सो दीज आर द ऑब्लिगेशंस विच द यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन प्लेसेस अपॉन द स्टेट पार्टीज। ये आपसे मेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या प्री में भी ऑप्शन के रूप में पूछे जा सकते हैं। अब चूंकि हमने देखा कि यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 को 9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, पहला यह मानवाधिकार संबंधित संधि था जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। तो इसीलिए 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, नरसंहार के जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनकी याद में और उनकी गरिमा को याद करते हुए इस अपराध को रोकने के दिवस के रूप में 9 दिसंबर इंटरनेशनल डे टू प्रिवेंट
जीनोसाइड के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। अब चूंकि हम इस पूरे मामले का विश्लेषण कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र साउथ अफ्रीका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के ऊपर नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं, तो हमें इस न्यूज़ में यह भी जानना आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंग हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। और यह 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक प्रधान अंग है। चौथा प्रधान अंग संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। सो दीज आर द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। अब देखिए, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात करें। सो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, इसका कार्य क्या है कि यह सॉवरेन स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, उनके बीच में विवादों का निपटारा करता है। इसकी स्थापना कैसे हुई थी और कब हुई थी? तो हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान की गई थी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। तो 1945 में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना यूएन स्टैट्यूट के ही द्वारा हुई थी, और जो भी यूएन स्टैट्यूट की स्टेट पार्टीज हैं वह सभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी पार्टीज हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट के भी पार्टीज हैं। तो अगर थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड देखें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो आप ये देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पर आर्बिट्रेशन के लिए मैकेनिज्म बनाए जाने की बात हो रही थी, और वैसे ही कॉन्फ्रेंसेस से, और उसको लेकर कई कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए थे। तो वैसे ही कॉन्फ्रेंसेस से आपको हेग कन्वेंशन डेवलप होता है। हेग कन्वेंशन, हेग वह शहर है जहां पर कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थित है। तो हेग कन्वेंशन आपको आता है। आप ये देखते हैं कि सबसे पहले इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्थापित हुआ था। फिर आपको उसके बाद उसके सक्सेसर बॉडी के रूप में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जिसने की पहली बार बैठक 1922 में की, 1922 से लेकर 1946 तक, और 1946 में उसे डिसॉल्व कर दिया गया। तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। अच्छा, अब आप ये देखिए कि यह किस प्रकार का निकाय है। यह एक ऑटोनमस बॉडी है, यह एक स्वायत्त निकाय है, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक है, और साथ ही साथ यह एक परमानेंट बॉडी है, एक कंटिन्यूअस बॉडी है, यह डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो यह एक परमानेंट बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसके संरचना की बात करें, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेज होते हैं, 15 जजेज, और इसमें जो मेंबरशिप होती है वो पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट ज्योग्राफिकल 5 ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है, और उन 5 ज्योग्राफिकल रीजन्स में मेंबरशिप जो है वह डिवाइडेड होती है। तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, और 15 न्यायाधीशों को 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसमें अपॉइंट किया जाता है, उनका चुनाव होता है। तो 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, और हर 3 साल पर 1/3 न्यायाधीश वो वहाँ से रिटायर कर जाते हैं। साथ ही आपको ये जानना जरूरी है कि जजेज आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। जो आईसीजे के न्यायाधीश हैं वह री इलेक्शन के लिए, पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। अब जो 15 न्यायाधीश हैं वो आपस में आईसीजे के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। तो 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए इन 15 जजों के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। ये इसकी संरचना की बात हो गई।
अगर हम आईसीजे और भारत के बीच का संदर्भ देखें तो आईसीजे के एक स्टेट पार्टी के रूप में भारत यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन का भी सिग्नेटरी रहा है। आपको ये बात जाननी जरूरी है कि यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन का भारत 1959 में एक वॉलेंटरी स्टेट पार्टी रहा है। भारत ने उसका एक वॉलेंटरी रेटिफिकेशन किया था। आईसीजे की अगर हम बात करें तो चूंकि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम, सो इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारत भी एक पार्टी है। और चूंकि अतीत में भारत से भी संबंधित मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए हैं, कौन कौन से मामले गए हैं यह आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहली बात तो ये है कि भारत के जो भी मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए हैं उनमें से 4 मामले पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद से जुड़े हुए थे। एक मामला आपको भारत और पाकिस्तान का रिलेटेड टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ICAO काउंसिल, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक मामला गया था। पाकिस्तान के युद्धबंदियों से संबंधित मामला गया था पाकिस्तान और भारत के बीच में। साथ ही साथ एरियल इंसिडेंट ऑफ 10 अगस्त 1999 और अभी सबसे अगर आप लेटेस्ट मामले की बात करें तो कुलभूषण जाधव का मामला। अब यहाँ पर देखिए कि 4 मामले, अतीत में टोटल 6 केसेस आपको भारत के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए हैं। 6 में से 4 मामले आपको पाकिस्तान के केस में है, 1 मामला पुर्तगाल के केस में है और 1 मामला मार्शल आइलैंड वर्सेस इंडिया, मार्शल द्वीप बनाम भारत का मामला है। तो इन 4 केसेस में पाकिस्तान के विरुद्ध मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गए हैं। इस तरीके से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत से संबंधित मामले कितनी बार आईसीजे में गए हैं, किस देश के खिलाफ सर्वाधिक मामला भारत का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठा है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की बात करें, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के भी न्यायाधीश वहाँ पर जजेस के रूप में अपॉइंट हुए हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। तो अभी तक 4 इंडिविजुअल्स, 4 ऐसे लोग हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और सबसे पहले अगर आप बात करें तो सर बेनेगल रॉ 1952-53 में, सर बेनेगल रॉ, उनके बाद नागेंद्र सिंह 1973 टू 1988, RS पाठक 1989 टू 1991 और जस्टिस दलवीर भंडारी, यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 2012 से यह जज हैं और यह वर्तमान में भी वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, एक चीज को आपको ध्यान देना होगा कि यह जो जजेज हैं यह वहां पर अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना जरूरी होगा। दे एक्ट एज इंडिपेंडेंट जजेज। अर्थ ये है कि वह भारतीय नागरिक हैं। तो यहाँ पर यह 4 इंडिविजुअल्स की हम लोगों ने बात की जो कि भारत के जजेज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिन्होंने की जज के रूप में भूमिका निभाई है। तो ऐसे प्रश्न आपसे जो है प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और मेंस परीक्षा में कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बीच के जो संबंध हैं या फिर जो रिलेशंस हैं उसको आपको एक्सप्लेन करने या डिस्कस करने के लिए कहा जा सकता है। एक चीज़ यहाँ पर यह भी समझनी है कि चाहे वो यूएन जीनोसाइड कन्वेंशन हो या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, यह प्रीलिम्स, मेन एग्जाम और इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस में पढ़ना है मेन एग्जामिनेशन में, और साथ ही साथ आपको यूएन एंड इट्स बॉडीज, यूएन और उसके निकाय को भी पढ़ना है। तो आईसीजे को आप इस एक कम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ें तो आपकी तैयारी के लिए यह कारगर होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव और कमेंट हमें फीडबैक में ज़रूर प्रोवाइड कराएं। थैंक यू।